इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट लेसन है आपका, और एनसीईआरटी में इस लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और बोलते हैं इस लेसन को हम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विजिबिलिटी कैसी आ रही बताइए? अच्छी। क्लियरली विजिबल है? यस सर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक आता है चार्ज। पूरा का पूरा बेस ये लेसन चार्ज पर है, और नाम में क्योंकि स्टैटिक है लगा हुआ, तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। रुके हुए चार्ज की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है, राइट। तो सवाल पैदा होता है कि चार्ज क्या है? यहाँ चार्ज क्या है? अगर आप एक ग्लास रॉड है, ये आपके पास ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को आपने किसी भी सॉफ्ट पीस से रगड़ दिया, जैसे कि कैट स्किन है, या फर है, या कुछ और, वूल से आपने इसे रब कर दिया, तब आप क्या देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? ये छोटे छोटे पेपर पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, और हम कहते हैं, अब क्या कहा जाता है, रॉड इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। आपस में बातें ना करें, जब मुझसे पूछना हो तभी आप बोलें। हाँ, जब एक काम कीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और जब आपको मुझसे कुछ पूछना हो तभी आप अनम्यूट करें अपना माइक। ओके, हाँ जी, ये हुआ। हम कहेंगे कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। तो फिर चार्ज क्या है एक्चुअली? इस प्रोसेस में है क्या? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ कि जब आपने इस फर के साथ अपने इस ग्लास रॉड को रब किया, फिजिकल कांटेक्ट से रब किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रॉड से निकल करके चले गए फर पर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड टू फर। अब इनिशियली सपोज आपके पास जो ग्लास रॉड है उसमें x इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फिर सिंपल सी बात है x ही क्या होंगे उसमें? प्रोटॉन्स। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए x माइनस जेड, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी कितने रहे? प्रोटॉन्स अभी भी उतने के उतने रहे, y के y। तो फिर प्रोटॉन्स लार्जर हो गए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब हम कहते हैं कि रॉड चार्ज हो गया। तो एक्चुअली चार्ज है क्या? एक्चुअली चार्ज is a state of body having different number of electrons and protons on it। किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट हो जाएं, अगर आपके किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब ये स्टेट कहलाई जाएगी बॉडी की क्या? चार्ज स्टेट। ये चार्ज स्टेट कहा जाएगा। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ कंडीशन ऑफ ए बॉडी हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो फिर चार्ज के कुछ अपने प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपको नोट्स में लिखी हुई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस चार्जिंग प्रोसेस से क्लियर हो जाता है। ये फर और ये ग्लास रॉड, जब आपने दोनों को आपस में रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए ग्लास रॉड से फर पर, करेक्ट। तो फिर क्या हुआ? जो ग्लास रॉड है आपकी, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज,
और जिस फर पीस से आपने इसको रब किया था इट बिकम निगेटिवली चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने एक्चुअली करा क्या है, इस प्रोसेस में चार्ज को ट्रांसफर कर दिया ग्लास रॉड से फर की तरफ को। क्या चार्ज पैदा किया? नहीं, ट्रांसफर कर दिया। रब करने से पहले ग्लास रॉड पर चार्ज 0 था, फर पर भी चार्ज 0 था। और अगर यहां आपका एक्स चार्ज डेवलप हुआ है, अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे, यहां पॉजिटिव एक्स चार्ज डेवलप हुआ तो दूसरे साइड कितना होगा, फर पर निगेटिव एक्स चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर आप देखें दोनों को तो मिलकर अब भी कितना है चार्ज, टोटल चार्ज अब भी मिलकर 0 है। ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, लेकिन आप चार्ज को पैदा नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जब प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिव नेचर। अब ये एडिटिव नेचर क्या होता है? एडिटिव नेचर क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर। एक बॉडी है, इसे आपने कहीं से एक चार्ज दिया प्लस क्यू, हम यूनिट अभी नहीं लिख रहे, फिर इसे आपने एक और चार्ज दिया प्लस Q2, तीसरा एक और चार्ज दिया इसे आपने प्लस Q3, कहीं और से इसे आपने चार्ज दिया माइनस Q4। तो अब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज बन जाना है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू द बॉडी। सारे के सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेना है, निगेटिव वाले चार्ज को निगेटिव लेना है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मीनिंग हुआ किसी बॉडी को आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस दे दें तो फिर टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू द बॉडी। ये एडिटिव नेचर हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आप चार्जिंग प्रोसेस से क्लियर कर सकते हैं। ये फर और ग्लास, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जब आपने दोनों को रब किया तो एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा? एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ग्लास से रॉड में। आपने फर्दर रब किया तो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो जाए, फिर आपने रब किया, हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो जाए। तो मिनिमम चार्ज डेवलप्ड ऑन फर और ग्लास minimum charge will be is equals to what? Charge of an electron. कितना? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. This is the charge of 1 electron or the charge of 1 proton. अब इस मिनिमम से ऊपर अगर चार्ज डेवलप होता है, ट्रांसफर होता है, तो कितना चार्ज होगा? मिनिमम चार्ज ग्रेटर देन 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम से ज्यादा और कम से कम कितना चार्ज होगा? 1.6 कब चार्ज डेवलप हुआ? जब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ये चार्ज आ गया बॉडी के ऊपर। तो आप देखिए 1.6 into 10 to the power minus 19 से ज्यादा कम से कम कितना चार्ज पॉसिबल है? कम से कम चार्ज पॉसिबल है 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो फिर चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा आपका 1.6 का 3 टाइम्स 4.8 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। अब यहां आप देखिए ध्यान से 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम से कम कोई भी चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। इससे ज्यादा कौन सा चार्ज पॉसिबल है? कितना चार्ज पॉसिबल है? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 और 3.2 के बीच का चार्ज अगर आप कोई लेना चाहें, इनके दोनों के बीच का चार्ज, मैं कहूं किसी बॉडी के ऊपर 2.1 into 10 to the power minus 19 कूलम का चार्ज है,
तो क्या है पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हो गए होंगे तो चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। इन दोनों के बीच में 2.1 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। फिर 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम से ऊपर का कितना चार्ज पॉसिबल है? 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर या चार्ज का एग्जिस्टेंस कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल, या 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल, या 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल, या फिर सिंपल सी बात है चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इक्वल्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, देखिए क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, वर्ड अपने आप में क्वांटाइजेशन क्या होता है? दो तरह के वेरिएशन है हमारे नेचर में, एक है लीनियर वेरिएशन और एक क्या है, पहले इसे ही बात करेंगे, क्वांटाइज्ड वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन क्या है? स्मॉलेस्ट हाइट ऑफ ए पर्सन इन द वर्ल्ड कितनी है? मैं इसे कह देता हूं 102 सेंटीमीटर, इमेजिन कर लिया मैंने। एंड द लार्जेस्ट हाइट ऑफ ए पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं इसे इमेजिन कर रहा हूं 240 सेंटीमीटर। अगर आप सारी दुनिया के पर्सन्स की हाइट मेजर करने लगे तो 102 से ऊपर और 240 से के नीचे हर पॉसिबल हाइट आपको मिल जाएगी। कोई ना कोई पर्सन आपको 156.3956 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, कोई ना कोई पर्सन आपको 1.56.3959 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। ये कहलाता वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन। जब आपको अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? एक सर्टेन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हर एक पॉसिबल वैल्यू आपको अवेलेबल है। क्वांटाइज्ड वेरिएशन क्या है? क्वांटाइज्ड वेरिएशन आपके स्कूल का वेरिएशन है। आपने एक बच्चे को बुलाया और उससे पूछा किस क्लास में पढ़ता है, उसने बोला मैं 9th क्लास में हूँ। दूसरे बच्चे को बुलाया आपने, उसे किस क्लास में, उसने कहा ये मैं 6th क्लास में हूँ। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कोई बच्चा आपको 6.3 क्लास में मिल जाए? ना वो 6th क्लास में हो, ना 7th क्लास में हो, उसके बीच किसी क्लास में हो। या ऐसी पॉसिबिलिटी है कोई 8.25 क्लास में बन जाए, 8.75 क्लास में बन जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब क्या है कि 6th से लेकर के 9th क्लास तक कुछ सर्टेन वैल्यूज ही आपके पास अवेलेबल है, इसके अलावा और कोई वैल्यूज हो ही नहीं सकती। ये वेरिएशन कहलाता क्वांटाइज्ड वेरिएशन। जब कोई वेरिएशन एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट के मल्टीपल में आगे बढ़े, सर्टेन मिनिमम अमाउंट के मल्टीपल में इंक्रीज हो, तब हम इसे कहते हैं क्वांटाइज्ड वेरिएशन। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कम से कम चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इसके ऊपर अगर कोई चार्ज होता है तो फिर वो होगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके ऊपर कोई भी चार्ज अगर पॉसिबल है तो कितना? 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। इनके बीच में कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी पर चार्ज चलेगा कितना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ सबको? यस बोलो तेजी जोर से। यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके नोट्स में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक चार्ज बॉडी है आपके पास, सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी,
और दूसरी एक चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी। ये कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसी चार्ज है? अनचार्ज। अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर है, एक दूसरे के इफेक्ट से, इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है। आपने इस अनचार्ज बॉडी को अपनी चार्ज बॉडी के क्लोज लेकर आ गए, इसकी विसिनिटी में लेकर आ गए, इसके प्रभाव क्षेत्र में लेकर आ गए, यहां लेकर आ गए, इतने पास ले आए कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को इन्फ्लुएंस करने लगी, इसके ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ने लगी। तो क्या होगा? देखो, ये अनचार्ज बॉडी बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी है। चाहे ये कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है। इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। यहां से दूर वाले सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पास वाले सिरे पर आ गए। दूर वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। पास वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन, इंड्यूस कर दिया, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज इंड्यूस कर दिया। अब आप किसी भी बॉडी को चार्ज भी कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से। कैसे? कि जब ये बॉडी एक दूसरे के पास रखी हुई, इसे हाथ से आप छू लीजिए और आपने नंगे पैर खड़े हो जाइए धरती पर, तो जो चार्ज है दूसरे वाले एंड का, ये नीचे चला जाएगा, निगेटिव चार्ज बंधा रह गया और पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब उसके बाद क्या करा? आपने अपना हाथ उठाया और इस बॉडी को अलग हटा लीजिए। अब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई विदाउट टचिंग एनी चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी से टच किए बिना आपने दूसरी बॉडी को चार्ज कर दिया। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है यहां तक की बात? यस सर। क्लियर है सबको यहां Yes, तक की sir. बात? ओके Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, आगे थोड़ा सा कूलम्स लॉ हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। करेक्ट। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, क्या डिस्कस कर, पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, और जो दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट इन नेचर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है नेचर में। अब ये कैसे पता लगा कि टू टाइप ऑफ चार्ज क्या है, क्यों है? एक आपकी ये ग्लास रॉड थी और ये था आपका फर। एक और ग्लास रॉड और दूसरा ये फर। आपने ग्लास रॉड ग्लास फर से रब किया, ग्लास रॉड को फर से रब किया, चार्ज हो गए दोनों। अब आपने क्या देखा कि अगर आप इस ग्लास रॉड को दूसरी ग्लास रॉड के पास लेकर आ रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश में है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। आपने क्या देखा कि किसी भी एक ग्लास रॉड को किसी भी एक फर पीस के साथ आप लेकर आ जाएं, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब चार्ज बॉडीज के बीच में। इसी तरह किसी भी दोनों फर को जब आप एक पास लेकर आए तो ये दोनों फर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो चार्ज बॉडीज में, चार्ज बॉडीज के बीच में दो तरह के इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन कैसा है? रिपल्शन। और दूसरा इंटरेक्शन कैसा है? अट्रैक्शन। ओके, इस इंटरेक्शन से, इस रिपल्शन और अट्रैक्शन से ये डिसाइड हुआ कि चार्ज कम से कम दो तरह के तो होते ही हैं। कम से कम दो तरह के चार्ज नेचर में अवेलेबल है। अब क्योंकि दो तरह के चार्ज अवेलेबल है तो इनको नेम कैसे दिया गया, वो लंबी कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक चार्ज को बोल दिया गया पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे चार्ज को बोला गया नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में चाहे वो रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, एक फोर्स तो है ही। ये फोर्स कितनी होगी? ये फोर्स बताई कूलम्स ने, और एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने चार्ज बॉडीज। और जब हम चार्ज बॉडी की बात करते हैं तो ये चार्ज बॉडीज बहुत छोटे साइज की चार्ज बॉडीज हैं, पॉइंट वाइज चार्ज बॉडीज हैं ये। उन्होंने देखा कि इन दोनों बॉडीज में एक दूसरे के अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट कर रही है। दोनों एक दूसरे से रखे हुए हैं डिस्टेंस r, लीनियर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड द सेंटर ऑफ सेकंड बॉडी।
चाहे ये फोर्स अट्रैक्शन की है या अपोजिट चार्ज में ये फोर्स कैसी है, अट्रैक्शन की अपोजिट में, सेम चार्ज में रिपल्शन है, दोनों को आपने रखा हुआ आर डिस्टेंस पर। तब उन्होंने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, अब ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है, ये फर्स्ट बॉडी, इस पर आपने चार्ज दिया हुआ है Q1, दूसरी बॉडी इस पर चार्ज दिया आपने Q2। उन्होंने देखा कि जितने बड़े बड़े चार्जेस होंगे दोनों बॉडीज पर उतने ही तकड़ा फोर्स लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या लिया, उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में उतना ही कम फोर्स लगने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मीनिंग ये हुआ, दो पॉइंट बॉडीज थी, चार्ज बॉडीज थी Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस था R और फोर्स लग रही थी F। सेम बॉडीज को वही सेम चार्जेस Q1 और Q2, इन्हें दोनों को आपने रख दिया डिस्टेंस कितना 2R पर। तो अब यहाँ फोर्स हो जाएगी F/4, दुगना कर दिया डिस्टेंस तो फोर्स रहेगी 1/4। ये हो गया इनवर्स वेरिएशन और इसे बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप R इंक्रीज करते हैं फोर्स डिक्रीज हो जाती है, और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, R दुगना करेंगे फोर्स 1/4 रह जाएगी, R को आपने आधा कर दिया फोर्स 4 गुनी हो जाएगी, डबल नहीं होगी 4 टाइम्स हो जाएगी। और दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाकर उन्होंने कहा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनलिटी हटाकर आप लगाते हैं क्या, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू थ्योरेटिकली नहीं आती, प्रैक्टिकली फाइंड करनी पड़ती है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने फाइंड की 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R² न्यूटन। और ये 10⁹ इस कांस्टेंट के को एक और नए कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट किया, 4πε0, 4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ ये ε0 क्या है, पाई भी अपने आप में कांस्टेंट है, आप सब जानते हैं ε0 क्या है। ε0 फिर से एक नई प्रॉपर्टी है, एक न्यू प्रॉपर्टी है बिल्कुल। इसे कहा गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला डेवलप हुआ ये तब डेवलप हुआ जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, नथिंग, यहाँ कुछ भी नहीं है, या फ्री स्पेस है या एयर है। एयर में या फ्री स्पेस में रखेंगे तब चार्जेस के बीच का फोर्स है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R² न्यूटन। और इसके के को एक और नए कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ ε0 है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस ε0 की वैल्यू भी लिखेंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है क्या चीज, ये मैग्नेट मेरे पास और ये एक सिंपल लोहे का टुकड़ा। तो अब ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है। ये मेरा हैंकी, मैंने इसके नीचे रखा मैग्नेट और इसके ऊपर रखा लोहे का टुकड़ा। तो जरा ध्यान से देखना कि ये मैग्नेट इसको खींच लेगा, पेपर पर रख के देखते हैं। आप सब ये खेल खूब करते हैं। ये मैं नीचे मैग्नेट चला रहा हूं और ऊपर से खींचा हुआ चला रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब हुआ क्या, क्यों खींचा चला रहा है, इस मैग्नेट में से कुछ है, इसका इफेक्ट है मैग्नेट का, इसका इफेक्ट मैग्नेट के पार चला गया, सॉरी पेपर के पार चला गया। मैग्नेट को मैंने कहाँ रखा हुआ, पेपर के नीचे रखा हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट पार चला गया। तो ये कहलाती परमिटिविटी। हालांकि मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, आगे चल के इसे करेक्ट करूंगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मीडियम से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, किस फॉर्म में पास हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आगे आपको और भी ज्यादा समझ आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार बताइए, आपको जो लिखा मैंने क्लियरली विजिबल है? मेरी आवाज क्लियरली विजिबल? यस सर। ठीक है। अब आप इतना अपने नोट्स में से पढ़िएगा उसमें से, और फिर इसे बिना देखे किसी भी कॉपी में लिख लीजिए। आपके अपने नोट्स भी बन जाएंगे और लर्न भी हो जाएगा। ओके, यस सर। कल फिर आएंगे, कल फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, क्लास रोज इस टाइम में होगी।